जी बेटे, वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप अपना बंद हो गया था तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, वहाँ से ही कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको वहाँ का सेशन भेज के, वहाँ की जितने मिनट की रिकॉर्डिंग है वो भेज कर फिर मैं यहाँ से आपको फ़ोन के थ्रू जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो मैं भेज दूँगी। ठीक है। अच्छा बेटा, हमने बात कर रहे थे कोवर्ट की। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि कोवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके कर रहे होते हो। ठीक है, यानी कि इसके में आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हो। आपकी आइडेंटिटी इसमें हाइड होती है। ठीक है, और इसमें आप बेसिकली जो है विदाउट एनी कंसेंट आप जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो। मतलब आप बगैर परमिशन के, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसेंट आप जो है वो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो। ठीक है, और इसमें मोस्टली बेटा स्पाई, जो जासूस बेसिकली जिन्हें कहा जाता है, वो शामिल होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपको अंदाज़ा है ही इस चीज़ का कि जो स्पाई की जो जॉब है वो बेसिकली है ही इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके जो है वो अपना काम करना होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, एक दफ़ा कर लेते हैं फिर से कि कोवर्ट ऑब्जर्वेशन जो है बेसिकली एक वो ऑब्जर्वेशन होती है, वो मेथड होता है जिसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी परमिशन जो है वो काम कर रहे होते हो। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर है विदाउट एनी परमिशन जो है वो काम कर रहे हो, तो उसमें बहुत एथिकल इश्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा कोवर्ट ऑब्जर्वेशन का हमने देख लिया। आई रियली होप मेरा बेटे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटे, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, ये बेसिकली आप समझ गई होगी कि ये कंसेंट के साथ होती है। सॉरी, ये विद कंसेंट होती है, मतलब ये परमिशन लेकर जो है वो ये ओवर्ट ऑब्जर्वेशन जो है विद कंसेंट की जाती है। ये ऑब्जर्वेशन विद कंसेंट पर विद परमिशन के साथ, इजाज़त के साथ की जाती है। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन की जो सबसे बड़ी जो बेटा बात होती है वो ये होती है कि विद कंसेंट होती है। एग्जाम्पल, मैं एक बंदी के पास गई और मैंने परमिशन ली कि कल से मैं आपकी ऑब्जर्वेशन करूँगी, तो वो नेक्स्ट डे से वो एक डिज़ायरेबल वे में एक्ट नहीं करेगी, राइट। तो ये बात होती है बेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ये कहें कि कल ना सेफ गार्ड की टीम आने वाली, स्कूल्स में आती थी ना बेटा पहले ज़माने में, हमारे बचपन में तो बहुत आई, सेफ गार्ड की टीम, लाइफ बॉय की टीम, ब्लू बैंड वाले बहुत आते थे, तो वो उनकी पूरी टीम आती थी। फिर ज़ाहिर है वो पूरी स्क्रीन सेफ गार्ड वाले जो है वो अपनी स्टोरीज़ जो उनकी होती थी वो प्रोजेक्टर पे दिखाते थे, और फिर हमें गिफ्ट्स भी देते थे, गुडी बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो हमें एक दिन अगर वो बता देते थे आने से पहले, तो मतलब कि टीचर्स हमें इन्फॉर्म कर देते थे हर क्लास में कि सेफ गार्ड की टीम आने वाली है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे वे में मैनरली बिहेव करना, ये होता था ना। तो ये वाली चीज़ है कि अगर आप पहले से बता दोगे ना, तो वो बंदा जो है वो डिज़ायरेबल वे में एक्ट करने लगेगा। वो इंडिविजुअल, वो टीचर्स, वो स्कूल के स्टूडेंट्स, या वो कोई भी हो। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आप कंसेंट करते हो, आप बता देते हो, आप परमिशन ले लेते हो, तो अगले दिन जब भी आप उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे ओवर्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो वो इंसान जो है वो डिज़ायरेबल वे में एक्ट करेगा, यानी कि सोशली डिज़ायरेबल वे। यानी सोशली डिज़ायरेबल वे मीन्स कि जो चीज़ सामने वाले को अच्छी लगे, सलाम दुआ, खैर खैरियत पूछना, तमीज़ तरीके से बैठना, ये हमारे सोशल नॉर्म्स हैं ना, ये हमें सिखाए जाते हैं हमारे पेरेंट्स की जानिब से, हमारे गार्डियंस की जानिब से। तो हम उसी वे में जो है बाकी अपने लोगों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या कोई ऐसे अगर हमें ये कहे कि कल फ़लानी स्कूल से जो है वो टीचर्स आ रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें, जैसे अभी हमारे यहाँ एक्सटर्नल आए ना बेटा थीसिस में, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि वो कैसे सवाल करेंगे, वो गुस्से वाले तो नहीं हैं, वो डांटेंगे तो नहीं, वो नंबर तो नहीं काट लेंगे, वो बेइज्जती तो नहीं कर देंगे। तो हमें एक हमारा एक कंसर्न हो जाता है ना कि लाइक एक्सटर्नल आ रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, तो बहुत ही ज़्यादा आपने ना टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि भाई उनके बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया अपने थीसिस पे, और स्टूडेंट्स की तो कोशिश होती ही है कि वो बहुत मैनरली वे में, बहुत अच्छे वे में बिहेव करें, ताकि उनका थीसिस, वाइवा, वोस वगैरह अच्छे से हो जाए। ठीक है, अच्छा अब आगे बेटा हम मज़ीद बात करते हैं, जिससे हम बेसिकली बेटा सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये यहाँ जगह नहीं है बेटा, ये आप लिखती जाना मीरा, मैं ये रिमूव कर रही हूँ।
सोशोलॉजी की लैंग्वेज में बेटा एक बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न, HOTHONEEFFECT, हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट यानी कि सामने वाला बंदा जो है, इसे हम रिसर्चर इफेक्ट भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि रिसर्चर की एग्जिस्टेंस की वजह से आपने अपने बिहेवियर और आंसर्स को चेंज करना होता है। चेंज करना, प्रॉब्लम ये है कि इन कोर्ट ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये चीज़ होती है। ठीक है बेटा, क्या है कि हॉथॉर्न इफेक्ट यानी कि किसको कहा जाता है, और इसे रिसर्चर इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी कि सामने इसको कह सकते हैं बेटा कि इट मीन्स कि रिसर्चर की एग्जिस्टेंस की वजह से आपने अपना बिहेवियर, अपने आंसर चेंज कर लिए बेसिकली। अच्छा, ये समझ आ रहा है बेटा? आगे बढ़ूँ अब। आगे बेटा बेसिकली हम देखें तो प्रॉब्लम ये है कि ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि हॉथॉर्न इफेक्ट बेसिकली आ जाता है, और अगर कोवर्ट ऑब्जर्वेशन की जाए तो एथिकल इश्यूज़ का प्रॉब्लम आ जाता है। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या है बेटे? हॉथॉर्न इफेक्ट ये है कि आप जो है, आपको कोई चीज़ पता है कि कल मुझे कोई शख्स ऑब्ज़र्व करने आ रहा है या मुझे कहीं जाना है जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो बेटा, तो आप कितने ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, कितना ज़्यादा कंसर्न होते हो कि मुझे तैयारी अच्छी हो, मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरी ड्रेसिंग अच्छी हो, मेरी मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से एक्ट करूँ मैं, और लिटरली मेरी बॉडी लैंग्वेज पसंद आ जाए कि कुछ लोगों को हर एक इंसान की एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है कि कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, किसी का कोई बात करते करते गला ड्राई हो जाता है, जैसे कि इस तरह की जैसे गला आपका हो जाता है, आवाज़ नहीं निकल पा रही होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको पता होता है कि मैं जाऊंगा कल या मैं जाऊंगी कल इंटरव्यू के लिए, तो मुझे बेसिकली ऑब्जर्व किया जाएगा। वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके स्किल्स को ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो वो आपको जॉब देंगे ना। तो बेसिकली जो ओवर्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें इंटरव्यूज़ भी आ जाते हैं। जॉब इंटरव्यूज़ का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा था, और आप फिर लिटरली अपने टाइम पे उठते हो, टाइम पे अपना नाश्ता करके टाइमली आप पहुँचते हो कि आपका मिस ना हो जाए, या अगर ये चीज़ मेरी जॉब पे भी आ सकती है बात, या वो ये देख लेंगे कि ये आज इंटरव्यू के दिन इतने टाइम पे नहीं आया है, तो ये आगे ये आज पंक्चुअल नहीं है अपनी इंटरव्यू के टाइम पे नहीं आया है, तो ये आज इतना पंक्चुअल नहीं, तो ये आगे क्या करेगा ये शख्स ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी टाइम, पंक्चुअलिटी, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी स्किल, कितनी आपकी डेवलपमेंट है। पढ़ाई तो आपने जो भी की, आपकी जो भी डिग्री है वो एक साइड पर, लेकिन आप में स्किल्स कितने, आजकल तो दुनिया स्किल्स पे चल रही है ना, तो ये चीज़ भी बेटा बहुत मैटर करती है। तो इंटरव्यू के अंदर भी ज़ाहिर है आपको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, और आपको पता होता है क्योंकि आपके कंसेंट से सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपकी मर्ज़ी से आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, जिसे हम हॉथॉर्न इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हॉथॉर्न इफेक्ट में बेसिकली क्या आ जाता है, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि आप विद कंसेंट कर रहे होते हो। ठीक है, और जो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर एथिकल इश्यूज़ का प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो विदाउट कंसेंट होती है। ठीक है बेटा, फर्दर अगर हम बेटा इसमें बात करें और कि होता क्या है बेटा कि एथिकल इश्यूज़ को अगर देखें तो अपनी रिसर्च को बेसिकली हम प्लान करते हैं। अब लेट सपोज़ कि अब अगर हम बाहर रहते हैं और किसी ऐसी कंट्री में जहां आपको बहुत बड़ा लीगल केस आपको हो सकता है, तो वहां आप कभी भी कोर्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब आप एज अ स्पाई वो वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ फिर आपका कोई रिसर्च टॉपिक बहुत जेनरिक होगा, यानी कि लेट सपोज़ आप देखना चाह रहे हो कि सुपरमार्केट में बच्चे किस तरह का जो है वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोवर्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई टॉपिक बहुत कोई ऐसा टॉपिक है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या किसी की कंसर्न के हवाले से मुश्किल हो सकती है, या विदाउट कंसर्न अगर आप वो करते हो और आप पकड़े जाते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ मसला है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सी कोई आपका जनरल सा कोई ऐसा टॉपिक है कि बस आपने ऑब्जर्व करना है कि सुपरमार्केट में, मॉल्स में लोग किस तरफ सबका ज़्यादा फोकस है, फीमेल्स जो है वो बैग्स की, उनका कंसर्न बैग ख़रीदने से ज़्यादा है, या शूज़ पे है, या कपड़ों पे है, इस तरह का कंसर्न अगर है आपका, या आपने ये चीज़ देखनी है, या फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि जैसे सुपरमार्केट में जो बच्चे जो है वो किस तरह का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वो गिफ्ट्स ले रहे हैं, वो एजुकेशनल टॉयज़ की तरफ जा रहे हैं, या वो स्टेशनरी की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है, तो ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो तो फिर तो मसला नहीं, आप तो ये फिर विदाउट कंसेंट भी कर सकते हो। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है बेटा कि आपको कंसेंट लेना भी पड़ता है, वहाँ पे फिर ओवर्ट ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कहीं, अगर आपका टॉपिक पे डिपेंड करता है। अगर आपका जनरल सा है तो फिर आप कोवर्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो कि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड किए बगैर आप
काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा कि आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट्स में होता क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोशन दी जा रही होती है, राइट। तो अक्सर होता है कि आप कहीं से गुज़र रहे हो, मतलब किसी भी उसमें से अपनी जो सेक्शंस में से, तो वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के शैम्पू की अगर कोई प्रमोशन लगी हुई है, तो वो कोई एक ऐसा होगा वहाँ पे जो सेल गर्ल होंगी, किसी को किसी प्रोडक्ट की सेल्स के लिए प्रमोशन के हवाले से उनको कहा जाएगा कि आप इनकरेज करें लोगों को कि ये वो प्रोडक्ट ख़रीदें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से सेल आउट करने के हवाले से, तो ये एक तरीके होता है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा कि आप ये चीज़ देखो कि लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब ये पूरी एक टेक्निक होती है कि जो भी ब्रांड्स के वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं वो ये देखते हैं कि हाँ किसका प्रोडक्ट ज़्यादा जो है वो ख़रीदा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लॉरियल का जो शैम्पू है वो आगे रखा हुआ है और उसके बैक पे थोड़ा सा जो है वो दूसरा लाइक मैक्ले वगैरह जो या जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं या टेरेसे जो है वो पीछे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा नहीं कि वो टेरेसे में अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से उसको मैनेज करके रख दिया, लेकिन ज़ाहिर है लेने वाले को करीब कौन सा आसान कौन सा पड़ रहा है, लॉरियल पड़ रहा है, तो वो लेकर चला गया। इसी तरह हुआ ये कि आगे की तरफ लॉरियल रखे हुए सारे प्रोडक्ट्स, तो लॉरियल सब लोग लेके चले गए। पीछे टेरेस में जो है वो रखा हुआ है, टेरेस में शैम्पू है ना, टेरेस में करके TRSEMME वो वाले शैम्पू की बात कर रही हूँ, तो वो अगर रखा हुआ है तो वो पीछे रखा हुआ है। अब लोग वो जो उसके प्रोडक्ट के जो सेलर्स होंगे वो ये सोचेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बाया। अब क्या होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा कि जो दूर से या तो कैमरास के भी थ्रू या दूर से इंसान खुद अपनी आँख से ऑब्जर्व कर रहा होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि लॉरियल जो है वो बेस्ट है और टेरेसे में इतना अच्छा नहीं है इसीलिए नहीं ले जा रहा। मसला ये आ रहा है कि वो पीछे की तरफ रखा हुआ है, लोग कंसर्न ही नहीं कर रहे, वो जो सामने रखा है जो उनको आसानी से मिल रहा है वो लेके चले जा रहे हैं। तो इसीलिए सेल्स किसकी ज़्यादा हो रही हैं, लॉरियल की हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू टेरेसे में। तो ये भी बेटा बेसिकली होता है बहुत सारे सुपर मार्ट्स में, इस तरह से ऑब्जर्वेशन की जाती है जिसे हम कोवर्ट ऑब्जर्वेशन कहेंगे, कि वो विदाउट किसी को बगैर बताए, किसी के कंसर्न के बगैर अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेसिकली हमारा प्रोडक्ट बाय क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ होती है। तो बेटा इसीलिए अगर देखा जाए कि अगर आपको नॉर्मल जनरल सा आपका टॉपिक है तो उसमें तो फिर खैर इतना मसला नहीं कि अगर आपने सुपर मार्केट में जाकर ये देखना है कि बच्चे किस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको कोवर्ट ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। लेकिन अगर लेट सपोर्ट किसी की कोई प्राइवेसी इन्वेड हो रही है तो फिर आपको वहाँ पे आप अगर कोवर्ट ऑब्जर्वेशन करोगे तो वहाँ पे एथिकल प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ हमने बेटा अंडरस्टैंड क्या कर लिया कि कोवर्ट ऑब्जर्वेशन एंड ओवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक हो गया, आगे बढ़ूँ, पूछने का फ़ायदा नहीं है रिकॉर्डेड सेशन है। तो ये है बेटा। तो मज़ीद अब हम बात कर सकते हैं कोवर्ट और ओवर्ट ऑब्जर्वेशन को समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और एक होता है बेटा नॉन पार्टिसिपेंट। अब आप आसानी से रिलेट कर पाओगी। अब आपको पता चल जाएगा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कोवर्ट ऑब्जर्वेशन अप्लाई होती है या ओवर्ट ऑब्जर्वेशन अप्लाई होती है। इसी तरह नॉन पार्टिसिपेंट में कोवर्ट होगी या ओवर्ट होगी। अब मैं आपको बताती हूँ। पार्टिसिपेंट जो होगा वो ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में जाएगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होगी वो कोवर्ट में जाएगी। ठीक है, मज़ीद इस पर बेटा हम बात करते हैं। यानी कि अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बेटा रिसर्चर टेक्स अ पार्ट इन द बिहेवियर बीइंग स्टडी, यानी कि जब एक वो क्लास का एक पार्ट बन गया है तो वो एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ के ऊपर। अगर कोई काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, ज़ाहिर है कि वो किसी क्लास में ऑब्जर्वेशन हो रही है तो ज़ाहिर है उस क्लास का ही पार्ट बन जाएगा, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा नॉन पार्टिसिपेंट में क्या आ जाता है, ऑब्जर्विंग बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि कैमरा एग्जाम्पल, यानी कि एक आप उस चीज़ को आप उस चीज़ में ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं बने। रिसर्चर्स आर नॉट पर्सनली बेसिकली अलाउड उसके अंदर। ठीक है, पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर।
ठीक है। तो इसको हम कोवर्ट और ओवर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है बेटा, अगर हम इसको पर्सनली समझेंगे पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होते हैं बेटा, इसमें ये होता है कि रिसर्चर जो है वो किसी भी ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगर वो क्लास में ऑब्जर्वेशन चल रही है और वो वहाँ मौजूद है तो वो बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी से जो है स्टूडेंट्स आए हुए हैं अपने सर्वे रिसर्च से या थीसिस सर्वे वगैरह के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए आए हुए हैं, तो वो खुद जाके हर क्लास में डाटा ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन एयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है बेटा? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जो कि कैमरास के थ्रू, या हम इसको उसमें स्पाई का कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके जो है वो देख रहे होते हो, या आप बगैर बताए किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मतलब इस तरह को बेटा इससे भी समझ सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है बेटा कि जो है कोई टीचर किसी क्लास में बहुत शोर हो रहा है, राइट, और टीचर वहाँ से गुजर रही है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है गुजरते हुए कि बेसिकली बहुत ज़्यादा ही कोई शोर हो रहा है क्लास के अंदर। तो इस तरह भी हो सकता है। या बेटा इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक टीचर क्लास से गुजर रही है और क्लास के सामने से गुजर रही है और उस क्लास के अंदर जो है वो हंसी मजाक चल रहा है, ठीक है। अब इन एक्चुअल में वो वहाँ मौजूद नहीं है क्लास में, वो जस्ट गुजरा, उसको हंसने की आवाज़ आई तो उसके जहन में ये चीज़ आई कि टीचर्स बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। लेकिन इन एक्चुअल में क्या है, ये चीज़ क्लास के बच्चे और क्लास के वो टीचर ही जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है ना कि क्लास में जो है कोई टॉपिक ऐसा निकला जिस पे सर ने या टीचर ने एग्जांपल दी और सबको हंसी आ गई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी होती है बेटा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वो अक्सर जो है उस चीज़ को क्लियरली एनालाइज नहीं कर सकते, जैसे एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट कर सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर कर सकता है, ठीक है बेटे। अच्छा पहले बेटे मैं ये सारा आपको करवा दूँ, समझा दूँ, फिर हम बुक से भी रीड करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के हवाले से, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अकॉर्डिंग टू वेबर वेयरस्टन टू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, ये मैं लिखवाती हूँ अकॉर्डिंग टू वेबर। ये बेटा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। पहले हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को समझ लें, देन नॉन पार्टिसिपेंट के जो भी चीज़ें हैं उस पर बात करें। अकॉर्डिंग टू वेबर वेयरस्टन का एक कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंसिंग, टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसिंग। जैसे कि बेटे मैंने भी एग्जांपल दी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में डाटा कलेक्ट करने के लिए, उन्हें स्टूडेंट से ही डाटा लेना, तो वो क्लास में डिफरेंट क्लासेस में जाके अपना डाटा जो है वो ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसी के थ्रू उन्हें जब वो डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, ठीक है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद ऑब्जर्वेशन करूँगा, तो इसमें इस चीज़ को ईजी वर्ड्स में बेटा बेसिकली ये एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो वो किस तरह से कर सकती हूँ, टू पुट योर फीट्स इन अदर्स बूट्स, ठीक है। यानी कि मैं किसी दूसरे सिनेरियो में जाके जो है उस चीज़ को एनालाइज करूँ। वो कहते हैं ना कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा जानता है, ठीक है। कोई हमें अपनी जितनी भी दुखी दास्तान दुख सुख मतलब अपने दुख सुना दे, लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे अल्लाह सब्र दे, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह सब्र दे आपको, अल्लाह हिम्मत दे। लेकिन जो जिस पे गुजरी होती है वो तो वही इंसान जानता है ना। तो ये इसको हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट योर फीट्स इन अनदर बूट्स, मतलब किसी और की सिनेरियो में जाके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है इन सिनेरियोज़ में कि किसी के दिल पे क्या गुजरी है, किसने अपना क्या खोया है, किस तरह से खोया है, तो वो इंसान बहुत मैटर करता है। तो ये जैसे कि हम रिश्तों में अगर इस बात को देखें, यानी कि किसी भी दूसरे के सिनेरियो में जाकर हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, इसे हम वर्सन कहते हैं, ठीक है। वर्सन बेसिकली कहते हैं टू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। अब बात समझनी है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कोवर्ट भी हो सकती है और ओवर्ट भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपको ये बात भी ये यानी कि आप बता कर भी कर सकते हो और बिना बताए भी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। यानी कि अगर एक स्पाई जासूसी कर रहा है तो वो कोवर्ट पार्टिसिपेंट में आएगा, और अगर एक इंसान एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करेगा तो वो ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में आएगा, ठीक हो गया।
सॉरी बेटे। तो ये चीज़ अभी हमने एनालाइज की कि बेसिकली जो कोवर्ट है उसमें पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट दोनों वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कोवर्ट और ओवर्ट दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप विद परमिशन भी आप कर सकते हो, विदाउट परमिशन भी आप कर रहे हो, तो वो दोनों कोवर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उसमें सिर्फ कोवर्ट ऑब्जर्वेशन आएगी। क्यों? क्योंकि कोवर्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट कंसेंट होती है, और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि आप विदाउट जो है वो विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी उस सिचुएशन में जाए बगैर आप कैसे कर सकते हो ना। जैसे कि बेटा अभी वो मैंने एग्जांपल दी आपको उसकी कि लाइक क्लास में हंसने की आवाज़ आ रही है, हंसने की एक आवाज़ आई, तो सब बाहर वालों को, जो भी बाहर क्लास के बाहर खड़ा हुआ है जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ये समझेगा कि क्लास में हंसी मजाक चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या चीज़ थी कि टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, तो सर ने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की, तो उस पर सब हंस पड़े। तो ये वाली चीज़ थी। एक्चुअल में तो हंसी मजाक नहीं चल रहा था, एक्चुअल में तो पढ़ाई ही चल रही थी। तो ये होता है बेटा कि आप एज अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, इसमें हमारे पास नॉन पार्टिसिपेंट में कोवर्ट ही आ सकता है। ठीक है, और लेकिन जो हमारा ये है पार्टिसिपेंट में कोवर्ट और ओवर्ट दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो वो देख सकते हैं, इसके क्या हैं वो लिमिटेशन और स्ट्रेंथ्स वगैरह पे बात कर लेते हैं मज़ीद। हम बेटा ऑब्जर्वेशन को अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वालिटेटिव स्टडी एज अ क्वालिटेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं, तो उसमें बेटा क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, लो ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी लो क्यों होती है बेटा? क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, इसमें बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ाहिर है उसमें आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा सकते हो, मतलब हर इंसान का जो बात करने का सब्जेक्टिव मैटर है वो डिफरेंट है, तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी लो हो जाती है। रिलायबिलिटी भी बेटा लो है, रिलायबिलिटी भी लो है बिकॉज क्योंकि जो हमारा डाटा जो हम क्वालिटेटिव स्टडी के थ्रू यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू जो हम डाटा ले रहे होते हैं उसके अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और जो कि जिसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं अपनी सब्जेक्टिव मैटर की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसी वजह से रिलायबिलिटी लो हो जाती है। और सेम एज रिप्रेजेंटेटिवनेस भी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा बहुत मुश्किल होता है हमारा कि आपको जो है आपको जो कोई रिस्पॉन्सर यानी कि जो रिस्पॉन्डेंट है आपके, वो आपको बहुत ईजिली जो इसमें रिस्पॉन्स कर सके, तो बहुत मुश्किल चांस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इट्स अबाउट अ इन डेप्थ सब्जेक्टिव स्टडी, यानी कि इसमें आप जो है सब्जेक्टिव यानी कि आप फीलिंग्स, इमोशन और लैंग्वेज बेस्ड बात कर रहे हो, तो उसमें जो है टाइम टेकन होता है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको अपना पूरा टाइम 10-15-20 मिनट का टाइम दे सकें, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ी बेटा, ये लिख लेना मेरा बेटा, ये मैं रिमूव कर रही हूँ। वैलिडिटी हाई होती है बेटा। वैलिडिटी हाई कैसे होती है? वैलिडिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव डाटा है, इसमें आपको बेशुमार जो है वो सब्जेक्टिव स्टडीज़ और जो लिखा हुआ है इमोशंस, अपने फीलिंग्स और जो भी लैंग्वेज बेस्ड काम है वो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे आपको मिलता है, बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है। जी मेरा बेटा, तो लार्ज अमाउंट में आपको मिलता है, तो बेसिकली इसमें वैलिडिटी हाई हो जाती है। ठीक है, अब बेटा बुक से थोड़ा सा रीड करते हैं साथ साथ और पढ़ते जाते हैं। बेटा मीरा आप भी बुक खोल, पेज नंबर 55 खोलो, बुक का पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 ऑब्जर्वेशन, सीधे राइट हैंड साइड पे बेटा ब्लैक हेडिंग, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट data are more valid if they are gathered by seeing how people behave rather than taking on trust that people do what they say they do. There are two main observational techniques, non-participant and participant. Participant observation,
अच्छा बेटा, ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो बेसिकली उस आइडिया पे बिलीव करते हैं जिसमें आप देखना चाह रहे हो, तो एक साथ जो है वो काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो तो कि बेसिकली लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, रादर दैन कि आप जो है किसी एक इंसान पे बिलीव कर लो कि हाँ ये ऐसा होता है तो ऐसा ही सही है। नहीं, आप जाते हो उस सिचुएशन में, जाके आप इन्वॉल्व होते हो, आप जाके ऑब्जर्व करते हो उस तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पे बेटा दो तरीके से ऑब्जर्वेशन होती है, एक होता है पार्टिसिपेंट, एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है बेटा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज व्हेन द रिसर्चर टेक पार्ट इन द बिहेवियर बीइंग स्टडीड। इट इज़ बेस्ड इन पार्ट ऑन दैट वेबर 1922 टर्म्ड वेस्टन to understand by experiencing, or as Matt 1934 described it, the researcher's ability to take the part of the others and see the things from their viewpoint, empathy. Participant observation can take two forms, covert and overt. नहीं बेटा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि बेटा बेसिकली रिसर्चर जो है वो उस बिहेवियर में जाके बेसिकली स्टडी करता है, पार्ट लेता है रिसर्च मेथड के अंदर, वो एज अ रिसर्चर पार्ट लेता है उस बिहेवियर में जाके, उस बेसिकली सिचुएशन में जाके बिहेवियर्स को स्टडी करता है बेसिकली। और दूसरा क्या था कि वेबर ने जो है एक टर्म मेंशन की थी वेस्टन, जिसका कॉन्सेप्ट क्या था, जिसका कॉन्सेप्ट था, एक सेकेंड, टू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंसेस, मतलब किसी चीज़ को समझना उसको पहले उसके एक्सपीरियंस से, मतलब किसी भी चीज़ को समझना उसके एक्सपीरियंस से, पहले आप एक्सपीरियंस करोगे तो किसी चीज़ को समझ पाओगे ना। तो यही चीज़ होती है इंसानों में बेटा, होता है जब आप ज़ाहिर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, जब आप किसी का आपसे रिलेशनशिप होता है, आप उस इंसान को उससे पहले समझते हो, पहले एक्सपीरियंस कर रहे होते हो ना कि हाँ इसकी ये आदतें हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छी है, फिर आप बेसिकली उसको जब एक्सपीरियंस कर ले तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली वेस्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि टू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। इसी तरह मैड ने जो है बेटा 1934 में डिस्क्राइब किया था एक पार्ट के एक कहा था कि लाइक रिसर्चर्स एबिलिटी टू टेक द पार्ट ऑफ द अदर सी थिंग्स फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, मतलब किसी मैड 1934 में उन्होंने बेसिकली क्या बात की है कि उन्होंने कहा है कि एबिलिटी होना, रिसर्चर की एबिलिटी होती है कि वो किसी सिचुएशन में पार्ट लेता है, दूसरों की सिचुएशंस में जाके उस व्यू पॉइंट को एनालाइज करता है, मतलब वो अपना एक व्यू पॉइंट बनाता है, किसी भी सिचुएशन में जाके उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और फिर वो अपना एक व्यू पॉइंट देता है, ठीक है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बेटा ओवर्ट और कोवर्ट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटिंग in the behavior of people who knows they are being studied. The researcher joins the group openly and usually, next page, conducts the research with the permission and cooperation of the group. यानी कि बेटा बेसिकली ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप विद कंसेंट जो है वो रिसर्च कर रहे होते हो बेसिकली, और आप एक बेसिकली आपको जो है परमिशन मिलती है, रिसर्चर को जो है वो परमिशन के साथ काम कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, उसको कॉपरेशन भी मिलती है उन डिफरेंट लोगों से जिनके साथ वो बेसिकली रिसर्च करना चाह रहा होता है या जिस जगह पे रिसर्च करना चाह रहा होता है। तो ये बेसिकली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन का, ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, वो होता है परमिशन एंड कॉपरेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके साथ साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक सेकेंड, स्ट्रेंथ्स क्या है बेटा, बेसिकली ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल रिकॉर्डिंग डाटा इज रिलेटिवली ईजी बिकॉज द ग्रुप नोज एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द रिसर्चर. द रिसर्चर कैन आस्क क्वेश्चंस, टेक नोट्स एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ओपनली विद ग्रुप्स दैट हैव hierarchical structures such as a large business. The researcher can gain access to all levels, the broad room as well as the shop floor. ठीक है बेटा, यानी कि इसके अंदर बेटा स्ट्रेंथ क्या है कि ये इजी टू कंडक्ट होता है, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, ओवर्ट पार्टिसिपेशन, ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इजी टू कंडक्ट बिकॉज इसके अंदर जाहिर है जब आप परमिशन ले ले तो कंसेंट होता है, तो आपको बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस में जाके आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को एनालाइज करते हो, उस पर काम करते हो और जाहिर है अपना एक व्यू पॉइंट क्रिएट करते हो, आप नोट्स बनाते हो, लिखते हो अपने पास क्या चीज़ होनी चाहिए थी, क्या चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, तमाम उस चीज़ों पे काम करते हो, ठीक है बेटे। तो ये वाली चीज़ होती है। इसके बाद इन्होंने बेटा बेसिकली
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्कोर पढ़ते हैं. इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू गेट access to some groups, so researchers may use sponsorship to find a way in this, involving gaining the trust and cooperation of an important group member. Venkatesh 2009 study of a black American gang, for example, was only possible because a gang leader called JT sponsored and protected Venkatesh while he observed the gang and eventually gained access to some of its more powerful members. Sponsorship makes it easier to separate the roles of participant and observer. It reduces the chance of researchers becoming so involved in a group that they stop observing and simply become participants, known as going native. Even so, Venkatesh found there were times when his involvement was so complete that he acted like one of them and effectively seized by an objective and fair observer. ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक एग्जाम्पल है ओवर पार्टिसिपेशन की. इसमें बेसिकली क्या जी चंदा एक सेकंड गुड खामोश बिल्कुल. तो बेटा इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये एक ब्लैक अमेरिकन गैंग कल्चर को जो है बेसिकली इस पर रिसर्च करनी थी. इसमें होता क्या है कि एक इनका जो एक गैंग लीडर था जिसका नाम था जेटी, उसने जो है स्पॉन्सर्ड किया था वेंकटेश को. ये एक रिसर्चर था जिसने 2009 में जो है वो ब्लैक अमेरिकन गैंग को जो है वो रिसर्च किया था, जाके उनका जो बेसिकली लाइफस्टाइल है, तमाम चीज़ें जो हैं उस पर जो है वो किया था. और जेटी जानी कि उसने उसको स्पॉन्सर किया था, मतलब उसको वो विदाउट कंसेंट जो है वो जाकर उसने जो है बेसिकली उन तमाम ब्लैक अमेरिकन गैंग्स को जो है उनके तमाम मामलात को जो है वो ऑब्जर्व किया था एज अ ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू. ठीक है. अच्छा, लिमिटेशंस क्या है बेटा, इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं. मेरे बेटा मुझे 1 मिनट देना, मैं ज़रा आ रही हूँ. जी मेरा बेटा, तो लिमिटेशन क्या है बेटा इसकी कि इसमें जो है वो परमिशन इश्यूज़ होते हैं. बहुत दफ़ा ऐसा टॉपिक होता है कि आपको जो है वो आपका रिसर्च टॉपिक इस तरह का होता है कि आपको जो है परमिशन इश्यूज़ होते हैं. परमिशन इतनी आसानी से मिलती नहीं है. एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है इसमें. आगे बढ़ रही हूँ बेटा. एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होती है इसमें. टाइम टेकन बहुत होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप ख़ुद जाके ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो पैसा भी आपका बहुत लग रहा होता है आना जाना इन तमाम चीज़ों में. ठीक है. और इसमें बेसिकली आपको डेडिकेशन बहुत चाहिए होता है. आपको लाइक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. मेरा बोर्ड छोटा हो गया बेटा, इसलिए मेरी राइटिंग भी ख़राब हो रही है. तो इसमें बेटा बेसिकली लिमिटेशंस क्या है कि परमिशन इश्यूज़ आ जाते हैं हमारे पास, और एफ़र्ट का इशू आ जाता है. टाइम मनी इज़ रिक्वायर्ड विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, और बेसिकली ये तमाम मामलात होते हैं. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ रही हूँ बेटे. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, इसको भी देखो बेटा. आपका जो बेटा बेसिकली क्या है, नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपका जो रिसर्चर है वो आपका जो ऑब्जर्वर होता है, यानी कि जो आपका रिसर्चर होता है, जो आपका ऑब्जर्वर होता है, वो आउटसाइड द रिस्पोंडेंट ग्रुप होता है. यानी कि वो बेसिकली जिस जगह पे ऑब्जर्वेशन हो रही है वो वहाँ मौजूद नहीं होता है. वो कहीं दूर से बाहर से ज़ाहिर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है. इसे हम ऑब्जर्विंग बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस भी कहते हैं. ठीक है. यानी एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, CCTV कैमरास, और इसको बेसिकली हम कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में डाल लेते हैं. ठीक है. कोवर्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंट. इसके अंदर बेटा बेसिकली क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास कैमरास के थ्रू, CCTV कैमरास वगैरह, जो कि इस चीज़ को इस चीज़ पर बात करते हैं. इस चीज़ के बारे में हमें ये समझ में आता है कि बेसिकली कोवर्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो किस चीज़ की बात
वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है हमारे पास वो रिसर्चर उस तरह से रिसर्चिंग की जा रही होती है कि विदाउट, जैसे हम ऑब्जर्विंग बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड द रिस्पोंडेंट ग्रुप, ठीक है, यानी कि रिस्पोंडेंट जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जा रही है, ऑब्जर्वर जो है वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जो है वहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, पेज नंबर 58 पे लास्ट राइट हैंड साइड पे लास्ट पैराग्राफ, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस सो दैट द रिसर्चर subjects do not know they are being observed. The ethical issue of consent may not be a problem here. A researcher observing behavior in a shopping mall or a crowd at a sporting event could not be expected to get permission from everyone. Non-participant observation usually means that the researcher does not become personally involved in the behavior they are studying. This kind of research, unlike participant observation, can be used to produce qualitative data such as the number of times people are observed carrying out a particular act. ठीक है, अच्छा इसका क्या है बेटा, बेसिकली नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जिस कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर आपका जो बेसिकली जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है वो वहाँ मौजूद नहीं होता है। किसी क्लास में अगर ऑब्जर्वेशन की जा रही है तो वो बेसिकली उसको बाहर से ही एनालाइज कर रहा है, और इसमें ज़रूरी नहीं हो, इसमें कंसर्न का इतना प्रॉब्लम नहीं आता, कंसर्न का इतना मसला नहीं आता। अब जाहिर है कि किसी स्कूल में अगर कोई टीचर कहीं से गुजर रहा है, वो पूछेगा मैं आप लोग को ऑब्जर्व कर लूँ, कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा ना, क्योंकि जाहिर है वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर है, वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो नॉन पार्टिसिपेंट बाहर से खड़े होकर वो देख सकता है कि बेसिकली क्लास में हो क्या रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लास में फ़िश मार्केट बनी हुई होती है, बच्चा, ठीक है, मेरा बच्चा, क्लास जो है वो फ़िश मार्केट बनी हुई होती है। तो एक जैसे ही टीचर जो है वो कोई स्ट्रिक्ट टीचर आके खड़ा होता है, सब एकदम साइलेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्लास का जो माहौल है या जो क्लास का जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा क्योटिक हुई भी है, सही नहीं है, ये डिसिप्लिन क्लास नहीं लग रही ना। तो वो ज़ाहिर है वो एक आंख जब बच्चे उन टीचर की देखते हैं तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो वो क्या था कि वो जो ऑब्जर्वर था वो गुज़र रहा था वहाँ से, मतलब वो टीचर जो है वहाँ से गुज़र रहा था। एक दफ़ा वो गुज़रा, उसने कहा छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। फिर दूसरी दफ़ा जब वो वहाँ से ऐसे गुजरा, फिर वही शोर। तीसरी दफ़ा में वो आकर खड़ा हो गया। अब जैसे ही खड़ा हुआ तो बच्चे खामोश हो गए। उससे पहले उनको बच्चों को नहीं पता था कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे ही आके वो बंदा या टीचर या वो मेल टीचर फीमेल टीचर आकर खड़ा हुआ क्लास के गेट पर, तो सब खामोश हो गए कि हाँ अब हमें ही कोई ऑब्जर्व कर रहा है। उससे पहले 3 दफ़ा वो वहाँ से गुजरी होंगी वो टीचर, लेकिन शोर क्यों नहीं रुक रहा था? क्योंकि क्लास में टीचर क्लास के बाहर आके खड़ा नहीं हुआ, अपनी आई नहीं दिखाई, आई रोलिंग नहीं हुई ना, तो इसलिए। तो वो ऑब्जर्वेशन तो चल रही थी, एज अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन चल रही थी विदाउट एनी कंसेंट, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। टीचर अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता नहीं है तो वो आपको आके मना नहीं कर सकता, या वो आपको आके डांट नहीं सकता फॉर मेकिंग अ फ़िश मार्केट ऑफ टू द क्लास, कि मतलब क्लास को आप फ़िश मार्केट बना के रखा हुआ है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा टीचर आपके पास आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है। सारे टीचर्स ही जो है वो ज़ाहिर स्कूल की डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स परफॉर्म ज़ाहिर उस पर काम कर रहे होते, तो हर टीचर का जो है वो एक कंसेंट होता है, ठीक है, कि क्लास या स्कूल में जो है डिसिप्लिन क्लासेस मौजूद हों, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसकी बेटा स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ पे भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? एक्सेस इज वन प्रैक्टिकल एडवांटेज ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इट अलाउज रिसर्च ऑन पीपल हु मे नॉट वांट टू बी स्टडीड बिकॉज देयर बिहेवियर इज इलीगल, सीक्रेट और पर्सनली एम्बैरेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रिसर्चर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बिहेवियर बीइंग ऑब्जर्व्ड, रिस्पोंडेंट्स कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्टडीड इन अ नेचुरल सेटिंग। द रिसर्चर गेट टू सी एवरीडे बिहेवियर जस्ट एट इज इट वुड नॉर्मली अकर। जैसे बेटा मैंने वही एग्जाम्पल दी कि जब तक टीचर ने आके अपनी आई रोलिंग नहीं की तो वो बच्चे वैसे ही का शोर कर रहे थे। जैसे ही टीचर ने आके खड़े हुए तो बच्चे बिल्कुल अपनी डिसिप्लिन में आ गए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा कि ये चीज़ करना। तो इसीलिए तो उसकी एक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले कि आपको एक्सेस एक तो ईज़िली मिल जाता है, दूसरा ये कि आप ऑब्जेक्टिव स्टडी कर सकते हो, इसमें बायसनेस के चांसेस कम होते हैं, और ज़ाहिर है बिहेवियर जो है आप इसमें आप एज आ इसकी स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जो है बेसिकली आप इसमें आपको परमिशन का इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, आप इजीली जो है वो चीज़ कर सकते हो। आपको इसमें कोई ऐसे इलीगल या कोई सीक्रेट और पर्सनली एम्बैरेसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है,
ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है बेटा, लो रिलायबिलिटी होती है इसके अंदर और चांसेस ऑफ इन्वेड द प्राइवेसी, ठीक है। यानी कि लिमिटेशंस क्या है इसकी, observational studies cannot be easily or exactly replicated because the characteristics and structure of a group may be changed over time. Observing people from a distance may also produce data that fails to capture the depth, richness and personal intimate details of their behavior. That this type of study also raises ethical questions because the people are being observed without their permission. ठीक है बेटा, तो जिस तरह का इसमें सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है, रिलायबिलिटी लो होती है, चांसेस ऑफ इन्वेड प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी ख़राब होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं इसके अंदर बेटा बेसिकली। एक सेकेंड, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और आप बगैर बताए ज़ाहिर है कर रहे हो, तो उसमें कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ भी जाती हैं जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि आप प्राइवेसी इन्वेड हो जाती है। और दूसरा ये होता है बेटा कि आप ज़ाहिर है जो है ना, मैं ऑल्सो प्रोड्यूस डाटा दैट फेल्स टू कैप्चर द डेप्थ, मतलब डेप्थ में जाके आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे वो एग्जांपल बेटा मैंने आपको दी थी कि क्लास में एक टीचर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और हंसने की आवाज़ आई, लेकिन उस हंसने के पीछे कोई हंसी मजाक या तफरी नहीं चल रही थी। उसके पीछे ऐसा था कि सर ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की, तो उसमें कोई ऐसी बात आई जिस पे सब हंस पड़े। तो यही बात है बेटा कि जो बाहर खड़ा हुआ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है वो बेसिकली ये समझेगा कि क्लास में हंसी मजाक चल रहा है, बट एक्चुअल में क्या था कि टीचर टॉपिक समझा रहे थे एग्जाम्पल के थ्रू ताकि बच्चे समझ सकें। अब टॉपिक में कोई ना कोई बात ऐसी निकली कि सब हंस पड़े। तो ये बात जो है उस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर को नहीं पता, तो इस वजह से जो है आपको हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली फेल हो जाती है कभी कभार। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो फेल्स टू कैप्चर द डेप्थ, रिचनेस एंड पर्सनल इंटीमेट डिटेल्स ऑफ द बिहेवियर, के पीछे उसके क्या रीज़न है, क्या वजह है। बाहर से दूर से डिस्टेंस से खड़े होकर किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में, बाहर खड़े होकर किसी चीज़ को एनालाइज करने में और ख़ुद जाके उस सिचुएशन में काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जैसे कि पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट में होता है। तो बेटा आई रियली होप मेरा बेटे कि आज की क्लास में आपको ऑब्जर्वेशन के हवाले से तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फिर पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट का ये कॉन्सेप्ट मुझे आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई मस्ट से अगेन एंड अगेन कि अगर बेटा कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, कोई चीज़ अगर मिस हो रही हो, तो आप मुझसे बिला झिझक कह सकते हो कि मैम ये समझा दें, ये समझ नहीं आई, ये समझ नहीं आया, दोबारा समझा दें, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको दोबारा से भी बार बार समझा दूँगी। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लास हो गई है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको ये सेशन मिल जाएगा और फिर हम फर्दर इंग्लिश पे भी बात करेंगे ताकि हम अपने टॉपिक्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। ठीक है बेटा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।